So this is ITC that has to be claimed in that order. ठीक है, अब किस ऑर्डर में क्लेम करना है इसको? सपोज आपके पास आउटवर्ड, मतलब जब आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तब आपके पास CGST कलेक्ट हुआ 30,000। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपके पास जब आपने CGST भरा था, जब आप कुछ खरीद रहे थे तब आपने CGST भरा था, कितना भरा था? समझो 20,000। ठीक है, आउटपुट ज्यादा होता है, इनपुट कम होता है, यूजुअली ऐसा देखा गया। तो 30,000 के CGST में से 20,000 का SGST आप पहले सेट ऑफ करोगे। फर्स्ट CGST, ये देखो लास्ट कॉलम रिमार्क्स का कॉलम, फर्स्ट CGST सेट ऑफ करना है। किस में से? CGST में से। ठीक है, अब 30,000 आपका आपके पास टैक्स आई, किसने भरी? कस्टमर ने भरी। आपने किसको भरी थी? होलसेलर को भरी थी। कितनी भरी थी? 20,000। तो 30,000 में से 20,000 तो ऑलरेडी क्लेम हो गया ना CGST। अब आपके CGST के अकाउंट में, जेब में कितना बचा? 10,000 और बचा है। अच्छा, और बचा है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास IGST का भी इनपुट है ना, इनपुट की बात कर रही हूँ मैं, अगर IGST का भी इनपुट है उससे भी क्लेम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा कर्सर को देखिए, आपको समझ जाएगा। आउटवर्ड में से CGST पहले क्लेम करना है, किसका? ITC का CGST, और फिर किसको क्लेम करना है? अगर बचता है तो IGST। CGST में से SGST क्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसा ही सेम SGST पे आ जाइए, ये देखिए सेकंड कॉलम SGST, उसमें से सबसे पहले, अच्छा CGST को नहीं कर सकते, SGST में से CGST को नॉट अलाउड है ना। अब बोला गया नॉन पार्किंग पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी, नहीं करनी है, नॉट अलाउड, रूल बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, तो SGST में से पहले SGST को सेट ऑफ करना है। ये देखिए रिमार्क्स के कॉलम में क्लियर कट लिखा हुआ है, फर्स्ट SGST, नेक्स्ट IGST, इन दैट ऑर्डर, मतलब वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। सेम एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि आपने विद इन द स्टेट गुड्स को बेचा, आपने टैक्स वसूल की कस्टमर से, कितना? 30,000। आपने विद इन द स्टेट आपने गुड्स खरीदे भी थे, गुड्स खरीदे थे तो टैक्स भरी थी, कितनी? 20,000। तो 30 में से पहले आप SGST 20,000 को क्लेम करेंगे, क्लेम मतलब ITC सेट ऑफ करेंगे। अब SGST के अकाउंट में 10,000 और बचता है, बच गया ना, कोई बात नहीं, IGST का जो ITC है वो क्लेम कर सकते हैं। समझो IGST का ITC है 5,000, तो 10,000 में से 5,000 को क्लेम कर सकते हैं। इनफैक्ट IGST और बच जाएगा SGST और बचेगा 5,000, उसे छोड़ देंगे, मतलब वो तो मुझे पे करना है। फिर अगर बच गया ना तो वो मुझे गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, कुछ नहीं बचेगा मतलब नहीं पहुंचाने का, मतलब डिपॉजिट नहीं करना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, इस एग्जाम्पल के जरिए तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। फिर अभी लास्ट होता है IGST, इसमें से हम तीनों सेट ऑफ कर सकते हैं, IGST को IGST में से, IGST को CGST में से, IGST को SGST में से। अब इसका ऑर्डर क्या है? IGST में से पहले IGST, फिर भी पॉकेट में बचता है, आउटवर्ड टैक्स फिर भी बचती है, तो CGST को सेट ऑफ कर लो। CGST को सेट ऑफ करना मतलब CGST के इनपुट टैक्स को क्लेम करना। सेट ऑफ इनपुट टैक्स को करते हैं, आउटपुट को नहीं करते हैं। प्लीज समझिए इस बात को, आउटपुट में से ITC क्लेम करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। तो मैं जब सेट ऑफ वर्ड यूज कर रही हूँ, मतलब पहले IGST को सेट ऑफ करना मतलब ITC क्लेम करना है, किसका? IGST का। फिर सेकेंड नंबर पे कौन आता है? CGST। मतलब अगर आपके पास IGST का आउटपुट टैक्स बहुत ज्यादा है, समझो 50,000 है, और IGST का ITC समझो 20,000 है, सिर्फ 20, तो 50 में से पहले क्या करेंगे? 20 को सेट ऑफ करेंगे। चलो 20 सेट ऑफ हो गया, ITC खत्म, किसका? IGST का। लेकिन अभी तक आउटपुट टैक्स बची हुई है, किसकी? IGST की। कितनी? 30,000।
क्यों? क्योंकि 50 में से 20 सेट ऑफ हो गया, तो 30,000 अभी और बचता है ना पॉकेट में, किसके? IGST के। ध्यान से सुनो, तो 30,000 में से आप सेकंड नंबर पे किसको सेट ऑफ कर सकते हैं? CGST। सेट ऑफ मतलब ITC की बात कर रही हूँ। समझो आपका ITC CGST बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो थोड़ा पहले CGST से सेट ऑफ हो गया, फिर भी बचता है, तो IGST में से सेट ऑफ कर लो। अच्छा, सेम विथ SGST। SGST का ITC ज्यादा था, तो आपने SGST से पहले सेट ऑफ कर लिया, अब फिर भी बचता है तो IGST से सेट ऑफ कर लो, लेकिन वो थर्ड नंबर, मतलब वो जो ऑर्डर है ना वो फॉलो करते हुए आपको सेट ऑफ का क्या कह सकते हैं बेनिफिट मिलता है ITC। सिंस ITC क्या होता है? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सिंस GST इज चार्ज्ड ऑन बोथ, इंटीग्रेशन मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे दोनों पे ITC क्लेम कर सकते हैं। नीचे भी वो वही बता रहे हैं, सिंस GST इज चार्ज्ड ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे आपको ITC क्लेम नहीं करने को मिलेगा? जो एग्जाम्प्टेड और नेगेटिव लिस्ट में आते हैं। और नेगेटिव लिस्ट क्या है वो हमने पहले लेक्चर्स में कवर किया है, ठीक है। एक्सेप्ट दोज विच आर ऑन एग्जाम्प्टेड एंड नेगेटिव लिस्ट, क्योंकि आप इस पे टैक्स लेते ही नहीं हो तो ITC क्लेम करोगे क्यों, ठीक है। ये इसका रीजन ये है। ITC credits is allowed on capital goods. I mean it is also allowed on capital goods. Example देखिए, बिल्कुल नेक्स्ट में एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कोई मुझे पहले बताएगा ये कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? ITC आप कैपिटल गुड्स पे भी अवेल कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल गुड्स का मीनिंग क्या होता है? या फिर लेट मी चेंज द क्वेश्चन, कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स? वेरी सिंपल, फॉर अ बिजनेसमैन कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बिजनेसमैन के लिए? चलो मैन्युफैक्चरर पकड़ लो, तो मैन्युफैक्चरर के लिए कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब तो आना चाहिए आपको। यस, मशीन्स, वेरी गुड। मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरीज जिसपे गुड्स बन रहे हैं। देखो, जो गुड्स मैं सप्लाई कर रही हूँ वो पहले मुझे रेडी करने, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने, तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या खरीदना पड़ रहा है? मशीन्स, बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीन्स। जब मैं वो खरीद रही हूँ ना, उसके ऊपर भी मैंने टैक्स भरी है, GST भरी है, तो वो भी मैं क्लेम कर सकती हूँ। ITC में मशीन्स का भी क्लेम कर सकती हूँ क्योंकि मैंने भरा, और भरकर उसको कहाँ यूज किया? गुड्स के लिए तो यूज किया, और वो ही गुड्स है जो मैं आगे बेचूंगी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल है ये, एक्स लिमिटेड बीइंग अ मैन्युफैक्चरर कम सेलर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, मैन्युफैक्चरर है और फिर गुड्स को बनाकर वो बेचते हैं, ठीक है। कौन से गुड्स बनाकर बेचते हैं? टैक्सेबल, क्योंकि अगर एग्जाम्प्टेड गुड्स बेच रहे हैं तो ITC क्लेम नहीं कर सकते, ओके। सो इस एग्जाम्पल में GST पेड ऑन इनपुट 2 lakhs, ये देखिए GST पेड ऑन इनपुट्स ₹2 lakhs। अब ये कौन से इनपुट की बात कर रहा है? ये वाला देखो, मशीन परचेस्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब आपको गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना था, प्रोडक्शन करनी थी, उसके लिए आपको मशीन खरीदनी पड़ी। अब जब मैंने मशीन खरीदी तो उस पर GST पे किया, ये देखिए GST पेड ऑन कैपिटल गुड्स ₹3 lakhs। और मैंने रॉ मटेरियल भी खरीदा रॉ मटेरियल मतलब इनपुट्स, रॉ मटेरियल खरीदा 2 lakhs, उस रॉ मटेरियल को मशीन्स पे लगाया, ये देखिए मशीन्स। अब जो मशीन खरीदी थी उस पे मैंने GST भरा था 3 lakhs, मतलब टोटल अब तक मैं GST कितना भर चुकी हूँ? 2 lakhs प्लस 3 lakhs 5 lakhs, ठीक है। अच्छा, GST पेड ऑन इनपुट ऑफ इनपुट सर्विसेज, मैंने ना जब मैं ये मशीन खरीद रही थी ना, अब देखो सिर्फ मशीन खरीदना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, अब मशीन खरीदा तो उसको इंस्टॉल करना भी तो रहता है, मशीन को इंस्टॉल करना पड़ता है,
तो जो इंस्टॉलेशन सर्विसेज होती है ना, जो आपको बिजनेस, जो आपका जहाँ से आप खरीद कर आए हैं, ठीक है, वो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो मशीन इंस्टॉल करके देते हैं। सबको मशीन इंस्टॉल करनी नहीं आती है। अब आप घर के लिए एयर कंडीशन खरीदो, क्या आप खुद ही इंस्टॉल करते हैं एयर कंडीशन? नहीं, ठीक है। चाहे विंडो विंडो एयर कंडीशन खरीदो या फिर वो स्प्लिट एयर कंडीशन खरीदो, स्प्लिट एसी कहते हैं जिसे, आप कुछ भी खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते। इंस्टॉलेशन करने के लिए जिनको इंस्टॉलेशन करने आता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ही कर सकते हैं ना। तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं, कौन सी? इंस्टॉलेशन सर्विसेज। तो जब मैंने मशीन खरीदी तो इंस्टॉलेशन करने के लिए भी, तो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए भी तो कोई एक्सपर्ट आया। अब उसने भी मुझसे प्राइस चार्ज किया इंस्टॉलेशन का। तो इंस्टॉलेशन करते समय उसने मुझसे सर्विस चार्ज लिया। सर्विस चार्ज लिया ना, वो देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज। मतलब मैंने, सर इनपुट का मतलब होता है लेना, सर्विस लेना। मैंने सर्विस ली और जीएसटी पे करी। कितनी? 1 लाख। तो अगर आपका ध्यान है तो टोटल, हाँ, जीएसटी ऑन सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा एक मिनट ये भी देख लेते हैं। मतलब मैंने 3 जीएसटी पे करी, एक रॉ मटेरियल पे 2 लाख, एक मशीन खरीदा उस पे 3 लाख, और एक मैंने इंस्टॉलेशन सर्विस, मैंने ना एग्जांपल दिया इंस्टॉलेशन का, क्योंकि मशीन है ना इसलिए। अब ये जरूरी नहीं है हर केस में इंस्टॉलेशन ही सर्विस हो, नहीं। जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विस ₹1 लाख। मतलब अभी तक मैं कितनी जीएसटी भर चुकी हूँ? 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो मतलब ये कितना हो गया आपका? 6 लाख। 6 लाख की मैं जीएसटी भर चुकी हूँ, इनपुट टैक्स जिसे कहते हैं। अच्छा, अब है ना, जब मैंने ये गुड्स बनाए, ये देखो, ये रॉ मटेरियल मशीन्स पे आया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ। फिनिश गुड्स में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तब मैंने इसे बेच दिया। देखिए, जीएसटी ऑन सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स ₹6.50 lakhs, मतलब 6,50,000। अब जब मैंने ये गुड्स बेचे, फिनिश गुड्स बनाकर, इसको मैंने, इसमें से मैंने जीएसटी लिया ₹6,50,000, जिसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। अब देखो आउटपुट टैक्स कितना है? 6,50,000। इनपुट टैक्स कितना है? 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख। टोटल कितना? 6 लाख। तो आप मुझे बताएंगे नेट नेट जीएसटी लायबिलिटी कितना हो जाएगा? क्या आप बता सकते हैं? नेट जीएसटी लायबिलिटी इस केस में कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 3 टैक्सेस हैं जो इनपुट टैक्सेस हैं, और एक टैक्स है फिनिश गुड्स की जो मैंने आउटपुट टैक्स ली है कस्टमर से सेल करने के टाइम पे। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करना है। देयरफॉर 6,50,000 माइनस 6 लाख। तो आपका, यस, वेरी गुड नेहा, 50,000 आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं इसे, नेट टैक्स या फिर नेट जीएसटी लायबिलिटी। देखो ये उन्होंने फिगर्स में सॉल्व, मतलब फिगर्स इन लैक्स में लिखा हुआ है। 6.5 minus 2 minus 3 minus 1 and final answer is 0.50 lakhs, and 0.50 lakhs is nothing but 50,000 rupees. ओके और यहाँ पे जो वो कहते हैं ना डेफिनेशन में, कोर्स और फर्दर एंड्स ऑफ बिजनेस, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द कोर्स और फर्दर एंड्स ऑफ हिज बिजनेस। इसका मतलब है जो मशीन इसने खरीदी थी, इसने बिजनेस के कोर्स में यूज किया। कोर्स मतलब मतलब मशीन्स नहीं होंगी तो गुड्स बनेंगे नहीं, गुड्स बनेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं। तो मशीन्स हैं तब तो गुड्स बन रहे हैं। मतलब मशीन को मैंने किस कोर्स में यूज किया? गुड्स को प्रोड्यूस करने के कोर्स में यूज किया। तो बिजनेस के कोर्स में यूज हो रहा है ना वो। बात समझ में आ रही है? कोर्स का मीनिंग क्या है? आपका बिजनेस है गुड्स बेचना, वो गुड्स बेचने के लिए मशीन खरीदा, तो मशीन को आपने बिजनेस के कोर्स में यूज किया। कोर्स मतलब आपकी गुड्स बनाना और बेचना। आई बात समझ में? तो नीचे वही लिख रहा है, देखो, गुड्स और सर्विसेज और बोथ which are intended or used, sorry, which are used or are intended to be used in the course or further ends of the business, and said amount shall be credited to electronic credit ledger of such person. ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ये आजकल सब ऑनलाइन ही होता है, इनका पोर्टल बना हुआ है। तो जो आपका मेन जो जीएसटी नंबर होता है ना,
तो उस नंबर के हिसाब से ना आपको इलेक्ट्रॉनिक लेजर, क्रेडिट लेजर करके बन के मिलता है। उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका ये अमाउंट डिस्क्लोज होना चाहिए। कौन सा अमाउंट, कि आप क्या क्या आईटीसी क्लेम कर रहे हो, मतलब क्या क्या खरीदा और कितना कितना आपने जीएसटी सामने वाले को पे किया। सपोज आपने 30,000 के गुड्स बेचे कस्टमर को और उसमें 2,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है ना। पर आप जो टैक्स लेते हैं वो कस्टमर से कैसे लेते हैं, 30,000 का सपोज आपने जो गुड्स बेचे हैं वो 12% के टैक्स रेट में आते हैं, तो 30,000 का 12% आपने कस्टमर से लिया, उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। जब आपने गुड्स खरीदे थे वो 20,000 में गुड्स खरीदे थे, तो 20,000 पे 12% टैक्स भरी थी आपने, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। तो आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस करना है, इसमें प्रॉफिट का तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना। शुभम, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें प्रॉफिट का कुछ लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आपकी आउटपुट टैक्स कितनी थी उसमें से आईटीसी क्लेम करो, बाकी का बचा हुआ आप मुझे दे दो। वो तो आप प्रॉफिट ऐड करके ही तो टैक्स लगाते हो, उससे ही तो कहते हैं वैल्यू एडिशन। हर एक स्टेज पे जितनी जितनी वैल्यू एडिशन होती जाएगी उतनी उतनी टैक्स हर लेवल पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। आपको चाहिए ना तो आप लेक्चर अभी 10 मिनट्स, 5 मिनट्स ब्रेक है, 5 मिनट्स के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे लेक्चर, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे।